we are discuss we should discuss the importance of running time before discussing the running time, exactly how we can measure the running time. So in this slide, I have mentioned that how important is for Google search to timely give us the search results in few seconds. Also, there is an aeroplane image that is targeting that is on the mission. Also, the time involved in accurately going into the plane should move into the airspace is very critical for any military area. Another example is a game or marathon in which motorcycles are in competition. So this is also a critical aspect. कौन सा मोटरसाइकिल जो है वो कितने टाइम में जो है जीतेगा. So this is the analogy of how important running time is, और इसी को ही हम अपने algorithms में भी embed करते हैं. सो जब हम रनिंग टाइम की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में जब हम बात करते हैं रनिंग टाइम की, तो उसमें भी हम कहते हैं कि कितना जल्दी हमारा कंटेंट अपलोड होता है. Also, it depends on the word of dictionary. Like कोई डिक्शनरी का वर्ड है और हम उसको पूरे बुक में फाइंड करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है. एंड ऑल्सो कोड को ब्रेक करना, ताकि हम अपना कोई सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम किस अप्रोच से जो है वो करेंगे. इज इट अ ब्रूट फोर्स सर्च और एनी अदर प्रॉब्लम. So let's move to the classification of algorithms. Algorithm को usually हम it's a problem solving approach, so we are interested in classifying them. So जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी एल्गोरिदम को, तो या तो वो उसकी नेचर होगा, उसकी जो ब्रूट फोर्स नेचर होगी, या हम उसको मर्ज के थ्रू करेंगे. सो दिस इज द बेसिकली आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन. The purpose is not to classify an algorithm as one type or another, but हमारा purpose ये होगा कि हम उसको प्रॉब्लम को किस वे से जो है वो टैकल करते हैं. There are the list of classification. ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स एक टाइप है, फिर ग्रीडी है, फिर है डिवाइड एंड कंकर, और बैक ट्रैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिदम्स. एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एक क्लासिफिकेशन है एल्गोरिदम्स की, एंड ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम्स एंड रैंडमाइज एल्गोरिदम्स. ओके, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स ये होते हैं कि हम ऑल पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं अनटिल हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल नहीं जाता. सो इट इज क्वाइट एक्सटेंसिव, और ये आप आइटरेटिवली करते जाते हैं. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच एज वेल, जिसमें आपको हर पॉसिबिलिटी को देखना होता है कि either this can be a solution or other can be a solution. और जो इसमें फोर्स है वो हम लाइक इट कम्स फ्रॉम यूजिंग कंप्यूटर पावर, नॉट इंटेलेक्चुअल पावर. सो देखने में लगता है कि कोई फोर्स है जो हम करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट अचीव हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये एक कैसे कहेंगे इसको कि आप टेक्निकली एनालिटिकली कितना जो है आप प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं. कुछ एल्गोरिदम्स की एग्जांपल है जो ब्रूट फोर्स में आती हैं. इसमें है सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ ट्रावर्सल, और क्लोजेस्ट पेयर, एग्जॉस्टिव सर्च एंड कन्वेक्स हल. So
हर एल्गोरिदम्स की जो बिहेवियर है, उसके हिसाब से हम उसको उसकी क्लासिफिकेशन में रखते हैं. सो दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर इन ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स. Selection sort we will discuss in other lectures. I think we should move on to our our notation topic. Let me switch my screen. So, some other important topics include asymptotic analysis. Asymptotic analysis क्या होता है? Like इसको हम asymptotic को हम assumption भी कह सकते हैं, और इसको analysis कहेंगे इसलिए क्योंकि हम like code के ऊपर डायरेक्ट जंप नहीं करे. We will identify first how our algorithm looks like in terms of running time, और वो mathematically उसका क्या behavior है. Like we will discuss the mathematics behind the pseudo code we have, and then we jump into the coding. So in this we will discuss the running time. Running time में हम देखेंगे कि फंक्शन जो है वो लाइक कोई फंक्शन है तो उसका रनिंग टाइम कैसे डिफाइन करते हैं, और ये किस चीज पर जो है डिपेंड करता है. यूजुअली हमने देखा है कि जो रनिंग टाइम है वो एन जो इनपुट होती है हमारी उस पर डिपेंड करता है. सो लेट्स सी ग्रोथ विद इनपुट साइज. लाइक हम रनिंग टाइम या ग्रोथ को देखते हैं विद द इनपुट साइज, और इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट साइज, एंड द लार्जर द इनपुट द लार्जर द रनिंग टाइम विल बी. एक सिंपल सा फिनोमेना है कि जितनी ज्यादा आपकी इनपुट का साइज होगा उतना ही आपका जो है बड़ा रनिंग टाइम होगा. सो जब हम रनिंग टाइम जो है उसको हम एफ ऑफ एन कहेंगे, फंक्शन कहेंगे उसको. मैथ्स की जुबान में इसको एफ ऑफ एन कहते हैं. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं अपने आपके सूडो कोड में, आपके एल्गोरिदम में, वो उनका काउंट रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम किसी सूडो कोड में नंबर ऑफ लाइंस हैं, और उन नंबर ऑफ लाइन में एक कॉलिंग मेथड होगा. उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, और या फिर कोई दो नंबर्स का कंपैरिजन हो सकता है. यही चीज होती है ना एक सूडो कोड में, कि आप कोई कंडीशंस होती हैं या फिर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो इसमें यही है कि आपके जितने ज्यादा ऑपरेशंस होंगे उतना ही आपका वो आपकी एफ ऑफ एन में इंक्लूड होता जाएगा. एक एग्जांपल है इधर, फाइंड द टोटल कॉस्ट बाय एंड फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. सो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक तरफ हैं और एक तरफ हमारे पास कॉस्ट आ रही है. तो फॉर the basic building blocks of any algorithm is we have assignment statements. तो यहाँ पे हमने assign किया हुआ है, तो इसकी cost है. For this line of code we have cost C1. For this we have C1 as well, and for this we also have C1. तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने इसको ऑल द कॉस्ट विल बी एडेड. तो हम इसको कहेंगे C1 प्लस अप टू C1 जितने भी कॉस्ट आई हैं, और उसको हम अपने नंबर n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास ये ईच कॉस्ट विल बी n टाइम्स.
तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब एक फॉर लूप के साथ एक एग्जांपल है। एक सम का हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड है जिसकी कॉस्ट है C1, और यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप है। तो हम इसको इसकी कॉस्ट होगी लेट्स से C2, एंड फॉर अनदर फॉर लूप वी हैव C2 and another statement which is C3। तो जो उसकी टोटल कॉस्ट होगी, we can simply say that C1 plus C2। अच्छा, C2 के साथ हमारे पास क्योंकि मल्टीपल और भी फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमने इसको लिखा है n+1। और इसी तरह C2 के केस में हमने लिखा है C2 into n+1। So this becomes our total cost. This is an exercise for you guys if you want to try, like आप बाद में भी इसको देख सकते हैं कि अगर आप सूडो कोड लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को, और लिखने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे एक सूडो कोड की एग्जांपल दी हुई है, तो आप इस तरह एक एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं कि अ, किसी का टेबल का प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करने का क्या सूडो कोड होगा। फिर इस तरह किसी लाइक नंबर्स को अगर हमने ऐड अप करना है तो उसका सूडो कोड क्या होगा, और फिर हम उसकी कॉस्ट सिमिलर फैशन में निकलवा सकते हैं। Asymptotic analysis is one of the important topic in algorithms। So asymptotic analysis को हमने क्यों करना है, इसकी क्या मतलब, इससे फायदा क्या होगा हमें। तो जैसे कि हमने देखा कि पहले जो हम ये सारा एल्गोरिदम्स को देख रहे थे, ये हमारी फाउंडेशन बन रही है कि हम किस तरह इस सारे एल्गोरिदम से बच के इस लाइक एन स्क्वायर और एन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि हम एब्स्ट्रैक्टेड वे में दिखा सकें अपने प्रॉब्लम को, इसकी कम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी है। तो ये हम इसकी अजम्पशन करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक। और एनालिसिस इसका मतलब ये है कि हम इसको लाइक इस तरह ये नहीं कि हम इसको कंप्यूट करेंगे और हमें तब पता चलेगा। हमें मैथ्स इसकी पता होनी चाहिए, लाइक हाउ वी एनालाइज दिस प्रॉब्लम, लाइक उसको किस तरह हम एन स्क्वायर या लाइक थीटा या नोटेशन में किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज द asymptotic analysis analogy behind this phenomena। So हम क्यों करते हैं, we use asymptotic notation primarily to describe the behavior of the algorithm। बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम के, वो एल्गोरिदम कितना अच्छा है, उसको कितना टाइम लगता है बेसिकली। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ। So this is an example। इस example में like it's a basic example of showing how asymptotic notation helps us। एक घर बनाना है हमने, तो हमने उसको जो बिल्डर है उसको हमने कहा है कि हमें बताओ इसकी कॉस्ट कितनी आएगी और इसको कितना टाइम लगेगा घर को बनने में। तो वी एज अ बिल्डर ऑफ एनी एल्गोरिदम हम देख सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस करेंगे। तो हमारे पास बताने के लिए कि हम किस तरह कितनी कॉस्ट आएगी, तो उसके हम आंसर्स हम अपने माइंड में प्लान करेंगे कि लेट्स से 15 लाख, आपको 15 लाख या वो थोड़ी है 50 लाख। सो हम कहते हैं कि हमने अंदाजा लगाया है कि 50 लाख में घर बन सकता है। तो ये हमारी जो है ये एग्जैक्ट कॉस्ट, अगर हम कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा, बस यही लगेगा, तो ये 50 लाख तो बहुत लाइक उसने एक दे दी अमाउंट की इसमें बन जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि एक एग्जैक्ट एस्टिमेट है। लेकिन अब हम एग्जैक्ट एस्टिमेट पे तो नहीं रिलाई कर सकते कि हमारा घर इसमें बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपको घर बनाने की कॉस्ट में कितने फैक्टर्स हैं, आपको वो देखने कि आपको मटेरियल कितने का मिलेगा, इसके अलावा
आपकी कितने रूम्स हैं और कितनी जगह है, और ये सारा मिला के अभी आपको आगे का चेंज एस्टिमेट भी बताना है। लाइक ये वेरी भी कर सकता है, तो आप ये कहते हैं कि कहते कि मैक्सिमम जो है ना 3 करोड़ लगेगा, और इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये भी एक बात है कि ये एस्टिमेट भी मेक सेंस करता है कि आप उसको मैक्सिमम अमाउंट बता दें कि हम इसमें 3 करोड़ में बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका। तो दिस इज ऑल्सो एन गुड एस्टिमेट कि आप उसको मैक्सिमम बता दें। और पहले हमने जो इसको एस्टिमेट बताया था वो एग्जैक्ट बताया था 50 लाख। तो जब ये आपकी बताएं इसमें कि जो एग्जैक्ट वाला सॉल्यूशन है वो अच्छा है, या फिर वो जो हमने 3 करोड़ वाला जो मैक्सिमम बताया था वो अच्छा है। तो जो सबसे हमने टाइट वाला बताया है, एग्जैक्ट बताया है, उसको कहते हैं हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में थीटा। और जो मैक्सिमम बताया है हम उसको कहते हैं बिग ओ। तो बीच में भी एक होना चाहिए एक एस्टिमेट कि हम उसको बता देंगे कम से कम तुम्हारा इतना लगेगा। तो हम उसको कहते हैं कि हमारा 80 लाख का तुम्हारा एस्टिमेट है घर बनने में। तो ये जो है हमारा ओमेगा आ जाएगा। तो हम इन तीन नोटेशंस के दरमियान जो है ना वो इसको, इस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर दिया है। तो इसी तरह ही हम जब एल्गोरिदम, जब हमारे पास एक सूडो कोड होता है, हमारे पास उसका फंक्शन होता है, और उसके पीछे हम कैसे मैथमेटिकली बताते हैं कि ये इसको रन करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उसकी एक कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट जो होती है उसको हम थीटा कहते हैं। और जो मैक्सिमम होती है जो बहुत बुरी होती है, लाइक वो हम उसको एक एंड कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होगी, उसको हम बिग ओ कहते हैं, और उससे जो कम होगी उसको हम ओमेगा कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जी बोलें, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम ये क्वेश्चन था कि जो ओमेगा है फिर वो हमारे पास सेंटर में है, मतलब वो एवरेज है। हाँ जी, वो आपका लाइक लॉग एन होगा, और जो सबसे बड़ा है बिग ओ वो एन स्क्वेयर होगा, और जो दरमियान जो जो सबसे फिक्स होगा, लाइक वो एग्जैक्ट होगा, वो थीटा होगा। अच्छा, तो सेंटर में थीटा होगा, उसके मतलब सबसे पहले नीचे बिग वो ओमेगा होगा, फिर थीटा होगा, फिर बिग ओ होगा। जी, हम आगे देखते हैं कि आपको किस तरह जो है वो समझ आएगी क्लियरली। सही सही। चलें, थैंक यू। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट के केस में हम इसको देखते हैं कि किस तरह ये चीज हेल्प करती है, ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख सकें कि एक एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट में किस तरह ये होगा। तो इसकी जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है, वर्स्ट केस में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी वाली है, मैक्सिमम है, तो हम इसको कहते हैं कि इस फंक्शन का बताओ कि इसको हम इसकी क्या नोटेशन होगी। तो कोई बता सकता है कि इस फंक्शन को हम, इसकी नोटेशन जो है किस तरह लिखेंगे? हमें नजर आ रहा है कि जो सबसे बड़ी जो इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू होगी वो स्क्वायर में, वो होगी इसकी वर्स्ट केस रनिंग टाइम की वैल्यू। तो इसकी है वो एन स्क्वायर वर्स्ट केस की, और इसको हम आगे मजीद एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अच्छा, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इसको कहते हैं कि आप डिफाइन कर सकें कि इसकी क्या कॉस्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और ये इस तरह। तो हम देखते हैं कि दो फंक्शंस हैं हमारे पास जिनकी रनिंग टाइम्स हैं एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। सो इन दोनों फंक्शंस को देखते हैं कि इनका रफ मैयर क्या, मतलब एस्टिमेट क्या होगा, और इसको इससे हमारा चीज क्या होगा कि हम दोनों फंक्शंस को देखेंगे कि कौन सा ज्यादा जो है ना वो फास्टर है, एफ ऑफ एन फास्टर है या जी ऑफ एन फास्टर है, हाउ फास्ट ईच फंक्शन ग्रोज। अच्छा, ये एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन आपको आगे भी बहुत दफा मतलब इनकी डिस्कशन होगी। तो अभी फिलहाल जब आप
स्टार्टिंग में आप बस ये दो फंक्शन ध्यान में रख लें, इनकी रेपिटेशन होगी आगे भी। और आ, इस जब जब कंपेयर करेंगे दोनों के रिजल्ट्स को, तो हम बेसिकली आइडिया यही है कि हम उसका इनपुट साइज यानी रेट ऑफ ग्रोथ को हमने देखना है। अच्छा, इसकी एक और सिंपल मैथमेटिक्स में किस तरह हम इसको एनालाइज करते हैं, तो ये एक हमारे पास फंक्शन है n4 + 100 n² + 10 n + 50। तो इसमें जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, ये जो हमारे पास 50 है। और ये जो n की जितने भी हमारे पास है, इनमें देखें आप, जिसकी ज्यादा पावर होगी वो सिग्निफिकेंट रहेगा, और जितने जो लोअर अमाउंट ऑफ n होंगे पावर के, वो हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो हमारी इस फंक्शन के हिसाब से n4 जो है वो लार्जेस्ट है, और इसको हम इसका बिहेवियर जो है पावरफुल रहेगा। और इसमें भी इसका बिहेवियर जो है वो पावरफुल रहेगा, और बाकी जो है इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, इनको फॉर्मली जो है हम इधर डिफाइन कर रहे हैं कि वो दिखती किस तरह से हैं और उनको लिखते कैसे। सो बिग थीटा जो है, इसको दरमियान में होना चाहिए। लाइक हम लिखने में, आप इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं और इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन द मेन आइडिया इज के जो थीटा होता है वो आपका एग्जैक्ट यानी टाइट बाउंड में होता है। लाइक आपको प्रोग्राम रन करने में आप बता देते हैं कि हमें एग्जैक्ट जो है 5 मिनट जो है इस प्रोग्राम को लगेंगे, कह देंगे 5 मिनट तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये हमारा जो है वो एग्जैक्ट एस्टिमेट है कि हमें इतना लगेगा। जैसे अब घर वाली एग्जांपल थी, तो इसमें पहला वाला जो आंसर था, हमने बताया कि हमें 15 लाख 50 लाख में जो है एग्जैक्ट जो है वो एस्टिमेट है स्क्वायर को बनाने में। तो आप एक एग्जैक्ट जो अंदाजा है वो बता रहे हैं इसमें, तो इसको हम कहते हैं टाइट बाउंड। और जो बिग ओ है, बिग ओ जो है वो मोस्टली यूज होता है ताकि हम बता सकें कि मैक्सिमम जो है ना इसको कितना लगेगा प्रोग्राम को रन होने में। लाइक हम कह देते हैं कि अब घर को बनाने में 3 करोड़ लगेंगे, तो एक सेव हमने बता दिए कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा। एक अगला बंदा बता सकता है ना उसका बजट कितना है, वो अंदाजा लगा लेगा कि मेरा 3 करोड़ तो लगेगा ही लगेगा। तो ये जो है ये अपर बाउंड है। और जो लोअर बाउंड है वो है वो कहता है कि मेरा बच्चा मिडिल का एस्टिमेट कह दे कि वो मेरा इतना बजट है, तो इसको हम कहेंगे लोअर बाउंड यानी लोएस्ट, मतलब एक्चुअली मैम, इससे लो। मैम जी। मैम इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बिग थीटा है वो सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, हमें पता होता है कि भाई 5 मिनट, जैसा आपने कहा कि पाँच हम्म। मिनट है, तो वो कांस्टेंट हो गया कि भाई इसका हमें पता होता है। और बिग ओ इस तरह हम कह लें कि भाई अपर, जो अपर लिमिट होती है ना, उसमें हम गैस करते हैं कि भाई मैक्सिमम इतना होगा। और बिग ओमेगा इस तरह के लोअर बाउंड में, यानी कि कम से कम लोअर लिमिट में हम हाँ। हाँ प्रेडिक्ट करते हैं। इस हम्म। तरह मैम। जी, इस तरह कि ओके। आप लोअर बाउंड मतलब कि लोएस्ट कितना रहेगा टाइम एक प्रोग्राम को रन होने में, और हाईएस्ट कितना रहेगा कि मतलब किसी को बता देना कि तुम वेट करो, मेरे पास तकरीबन 2 मिनट हैं इसको रन करने में। 2 मिनट तक तो मैं जवाब दे ही दूंगा इस एल्गोरिदम को रन करके कि क्या आंसर आता है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो एक चीज को पहले से ही सेफली बता देना कि ये इसका वर्स्ट केस ये है कि इसके इस टाइम के अंदर अंदर मैं आपको बता दूंगा कि मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, या फिर मेरा कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। सो बिग हो ज्यादा यूज होता है अपर बाउंड के, हम बता दें कि हमारा टोटल टाइम इतना है।
अच्छा, बिहेवियर ऑफ बिग ओ हम देखते हैं। अब हम वन बाय वन जो है सबको एनालाइज करेंगे, ताकि हमारा जो है फाइनल हम बता सकेंगे कैलकुलेट कैसे होते हैं। पहले इसका बिहेवियर देखेंगे और फिर कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल भी देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बता दें कि ये हमारी सेकंड क्लास है और अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा, मेरी फर्स्ट क्लास है। जी, हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हेल्प करती है। ओके मैम, कंटिन्यू। अच्छा, बिग ओ की जो मैंने आपको बताया कि हमारा मेन इंटरेस्ट ये होता है कि हम बिग ओ बता दें, यानी कि उसका मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो बिग ओ जो है वो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस की बताता है कि किस तरह एल्गोरिदम कितना वर्स्ट है, लाइक कितना बैड है। तो जब हमें बैड का पता होगा तो हम बता सकते हैं ना कि लाइक उसका बिहेवियर बाकी जगहों में कैसा होगा। तो Bigo describe how execution time grows as the number of data items increase। हमारे पास जो डेटा का जो साइज होता है ना वो बहुत लार्ज होता है। तो जितना मतलब लार्ज इनपुट के साथ हम देखेंगे कि उसका बिग लाइक कैसा है, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कितना एफिशिएंट है हमारा प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है। तो बहुत सारी बुक्स में आपको ये नजर आएगी ये ग्राफ, और इसके दो इस तरह फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ एन है और एक जी ऑफ एन, और सी इज सम कांस्टेंट। तो इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक फंक्शन है टू एन प्लस टेन। अब टू एन प्लस टेन को हमने एग्जांपल है इसकी कि ये बिग ओ ऑफ एन है। तो ये प्रूव करना है कि क्या ये टू एन प्लस टेन जो है बिग ओ ऑफ एन है, लाइक इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो बिहेवियर है वो बिग ओ है या थीटा है या जो लोअर बाउंड है आपका वो है ओमेगा। तो बिग ओ की केस इधर लिखा हुआ है टू एन प्लस टेन इज बिग ओ ऑफ एन। तो देखते हैं कि इसके कैसा बिहेवियर है कि इसको बिग ओ ऑफ एन कहा है। तो टू एन प्लस टेन लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ एन। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ये एक प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। जो भी फंक्शन होगा ना हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमने इधर लिखा टू एन प्लस टेन। ये घबराइएगा मत कि ये आप क्या देख रहे हैं, मतलब इसको कैलकुलेशन में हम इसी तरह ही लिखते हैं। तो टू एन प्लस टेन को इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। सी जी ऑफ एन में हमारे पास जो हमने एस्टिमेट किया है कि ये एन है, और यहाँ पे हम सी माइनस टू इंटू एन, हम टेन को हम इधर ले आए हैं, और टू एन टू एन जो है हमारे पास सी जो है, गिव मी अ मिनट। मैम आई थिंक टू एन राइट साइड पे चला गया, सी एन माइनस टू एन हो गया। अच्छा। उसमें से फिर एन कॉमन ले लिया तो सी माइनस टू रहा। हम्म। अच्छा, ये आपको बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस का आपको पता ही है, तो आप इसको वो अपनी बुक पे भी कर सकते हैं किसी पे कि ये किस तरह सॉल्व करना है। तो आप टू एन प्लस टेन में आपने कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे सी ऑफ एन की इक्वल बनता है, लाइक कौन पिक अगर हम करें थ्री, सी की वैल्यू थ्री, इधर थ्री करें तो यहाँ पे थ्री एन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हमने कहा कि ये टेन है, सॉरी
एन की वैल्यू 10 है तो 10 × 2 20 हो जाएगा। 20 + 10 30। और यहाँ पे हमारे पास 3 × 10 है तो इधर भी 30 है, तो 30 इज लेस देन इक्वल टू 20, नहीं। मैम आई थिंक हमें ये जो सी और एन नोट है ना, वो जो हमारा रिजल्ट है उसमें शायद ऐड करनी है। हम्म। तो मैम हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं इसमें, अगर सी और एन नोट दोनों इसमें पुट कर देंगे तो हम फाइंड क्या करेंगे? हमने हमने जो है एन और सी की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो हमें रिजल्ट दे कि 2n + 10 जो है इज स्मॉलर। ये प्रूव करना है हमने। और जो इस साइड वाला फंक्शन है वो बिगर है। ये वाली साइड हमने लेस रखनी है और ये वाली साइड जो है हमने बिगर रखनी है। तो हम कौन सी एन की वैल्यू और सी की वैल्यू रखें जिसमें हमारे पास जो फाइनल आंसर है, लाइक ये प्रूव हो जाए कि ये 2n + 10 जो है वो बड़ा है, और ये वाला जो है ना, सॉरी, ये छोटा है और ये वाला जो है फंक्शन ये बड़ा है। क्योंकि ये वाला हमारे पास ग्रेटर का साइन दे रहा है इस तरफ, और ये जो है लेस का साइन दे रहा है। Let's move to the next for clarity. Big O example है n² is not omega of n, big O of n। ये वाली जो बिग ओ वाली नोटेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है n² इज लेस देन इक्वल्स टू c ऑफ n। तो क्या हमारा जो ये वाला इस साइड पे जो है हमारे पास n² है और c कोई कांस्टेंट है, तो क्या ये दोनों लाइक n² छोटा है? नहीं है ना छोटा, n² तो बड़ा है। तो इसलिए ये इट्स नॉट अ बिग ओ ऑफ n, मतलब कि हमारा जो n² है इट्स नॉट अ बिग ओ ऑफ n। ये inequality है। The above inequality cannot be satisfied since C must be a constant. 7n - 2 is a big O of n। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि C और n नॉट कौन से ऐसे C ऑफ n नॉट होंगे जो इसको प्रूव करते हैं कि n की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको प्रूव करे कि ये बिग O ऑफ n है। तो हमारे पास एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ एन। ये हम इसको इस इक्वेशन इक्वालिटी फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें हम वैल्यूज पुट करें, सी की कौन सी वैल्यू है 7 और एन की कौन सी वैल्यू है n। ये हमने एस्टिमेट लगाया है कि जो इसको प्रूव करे। तो इसमें पुट करें वैल्यूज। यहाँ पे 7 - 2 क्या होता है? 5। एंड ऑन दिस साइड वी हैव n की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7। तो ये 7 इज ग्रेटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या था? 5। तो दिस प्रूव्स दैट f 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 7। 3n³ ये हमारे पास फंक्शन है। 3n³ + 20n² + f + 5 इज बिग O n⁻³ We need to find two positive constants। c की वैल्यू हमने एस्टिमेट किया है कि 4 अगर रखें और n की वैल्यू 21 रखें तो दिस प्रूव्स दैट 3n³ + 20n² + 5 इज लेस देन cn³। ये आप दोबारा से जिससे मैंने ऊपर वाला बताया ये भी उसी तरह ही है। 3 log n plus log of n is big O of log n। So
लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ भी हम इसको इसी तरह ही सॉल्व करेंगे कि हमने सी की वैल्यू एस्टिमेट की कि अगर 4 रखें और एन की वैल्यू 2 रखें तो ये जो है इक्वालिटी प्रूव होगी। लॉग लॉग ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी लॉग ऑफ एन। मेजर जो हमारा गोल है अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं कि फर्स्ट हमने देखा कि किस तरह बिग ओ नोटेशन को हम लिखते हैं और कैसे सी की वैल्यू और एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस्टिमेट लगाते हैं कि कौन से इस कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी जो हमारे इस फंक्शन को इस इक्वालिटी को प्रूव करेंगी। एंड देन अब हम इसको ग्रोथ रेट में लाइक मूव करते हैं कि हम किस तरह इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। सो 2n² इज बिग ओ ऑफ n²। अब जब हमारे पास सिर्फ 2n² है तो हम कहते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो जस्ट n² है। 2 इज कांस्टेंट तो हम इसको कहेंगे कि बिग ओ ऑफ n²। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो अ, मैम मैम इस एग्जाम्पल में क्या हमने सी और एन को फाइंड करना बताया गया है इस एग्जाम्पल में? इसमें जी मैम, ये ऊपर 2n² इज इक्वल टू बिग ऑफ n² जो है, और इसके सामने ये जो ब्राउन में है। हाँ, इसमें हमने सी की वैल्यूज जो है ना सी और एन की वैल्यू इन इन वैल्यूज को हमने एस्टिमेट किया है ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि जो हमारा एफ ऑफ एन है 2n² इज सी ऑफ n²। तो हम इसमें सी और एन की वैल्यूज पुट करें, ऐसी वैल्यूज पुट करें लाइक सी सी को हमने दी एज्यूम किया कि अगर सी 1 हो और एन की वैल्यू जो है वो 2 हो। एन यहाँ 2 पुट करें और यहाँ पे भी 2 पुट करें तो या ये होल्ड करती है या नहीं करती। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर हम 2-3 एग्जाम्पल करके और हम बाकी नोटेशंस को डिस्कस करेंगे कल। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं लेक्चर के अलावा। सिंस वी हैव टाइम 15 मिनट्स हैं, आपको कोई डिस्कस करना है एग्जाम एडमिशंस के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को ज़रा एक इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं वो जो है वो हमारे साथ यूएसए से हैं इस वक्त। और इस वक्त आई थिंक ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट है यूएसपी में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यूएस के एडमिशन के हवाले से, फंडिंग वगैरह के हवाले से, या किस तरीके से प्रोसीजर रहा, तो वो पूछ सकता है। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था इस हवाले से कि अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है तो फिर हम अगर टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए हम किन लोगों को अप्रोच करना चाहिए? मैंने जो जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे उनको तो अप्रोच किया, तो उन्होंने तो बोला कि आप पहले यहाँ आ जाएं, उसके बाद फिर आके परफॉर्मेंस देख के आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाएगी। तो उनके अलावा और किन को अप्रोच किया जा सकता है इस केस में? आपने पीएचडी में अप्लाई किया है? नहीं, मास्टर्स में। अच्छा।
और ये कब अप्लाई किया था आपने, लाइक डेट क्या थी एडमिशन पोर्टल पे जब आपने अप्लाई किया था, लाइक बहुत ज्यादा टाइम करीब अप्लाई किया था डेडलाइन के? नहीं नहीं, डेडलाइन तो अभी काफ़ी आगे है। मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई 3 से 4 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस आ गई थी। अच्छा, डेडलाइन क्या है उसकी? डेडलाइन आई थिंक मई है। अच्छा। हम्म। होता ये है कि अगर आपने जल्दी अप्लाई कर दिया है तो आपको फंडिंग जो है ना एमएस वालों को मिल जाती है, लाइक 3-4 महीने पहले अप्लाई करो तो फिर आप टीए के लिए कंसिडर होते हो। एमएस में बहुत मुश्किल से मिलती है, लाइक उसमें भी आपको वेट करना पड़ता है काफी। इवन की पीएचडी में भी टीए मिलना जो है वो मुश्किल हुआ हुआ है, लाइक उसमें भी आप उनको वो पहले फिल कर लेते हैं अपने टीए के। 20 टीएज रखने होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के 15 टीएज होते हैं। तो जिनको डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में मिलता है वो टीए के तौर पे आ जाते हैं, लेकिन जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप पीएचडी के लिए देखें कि कहीं से टीए मिल जाए। और आप कह रहे हैं कि ईमेल किसे करनी है, तो ईमेल आप कोऑर्डिनेटर्स को कर सकते हैं, वो टीए जो है वो असाइन करते हैं। ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर्स को। जी, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर को देखें, इसके अलावा मैथ्स के भी आप देख सकते हैं, और डेटा साइंस वगैरह के। ठीक है, मतलब जितने लोगों को हम मेल करके उनसे ये बात कर सकें कि टीए की, क्योंकि अभी टाइम है क्लास अपना डेडलाइन के अंदर भी। जी। ठीक है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन तो है कि हम देते हैं, मतलब है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। टीए भी है, जीए भी है, दोनों है। जी। सर मेरा जनरल क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी हम ये सेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम सेशन में आते हैं उसके बाद ना प्रिपेयर नहीं करते, तो उसकी में तो उस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे? जिस तरह नोट्स टेकिंग होती है, कि हम सेशन की नोट टेकिंग कर लें या जस्ट जनरली सेशन में रोज आते जाएं तो वही इनफ होगा? तो डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस, मतलब किस तरह फाउंडेशन है, उस पे टॉपिक पे ग्रिप कितनी है। अगर तो आपने बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना शुरू किया, लाइक आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो फिर आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर लेने से जो है सुनने से जो है वो आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आप साथ साथ जो है ना वो लिखने से ज्यादा समझ आती है और सॉल्व करने से ज्यादा समझ आती है। तो आप चैट जीपीटी से आप टॉपिक्स का आइडिया ले लें और उसके बाद उसकी एग्जांपल सॉल्व करें, और नेट पे जितनी भी कोई बुक ले लें उसकी एग्जांपल देखें, और जितने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उससे फिर आपको समझ आएगी। ओके मैम। मैम बिगिनर तो नहीं मुझे थोड़ा सा है, काफ़ी सेशन वगैरह दिए हैं, प्रेजेंट भी किया है काफ़ी, लीड कोड पे भी ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन अभी हो गए हैं। तो बेसिक टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, पर जो जिसे जहाँ लिंक लिस्ट है और उससे आगे जो बाइनरी सर्च वगैरह जो थोड़े से डिफिकल्ट, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, उनमें थोड़ा सा ना अभी मुश्किल होता है। पहले जो स्ट्रिंग और रे वगैरह थी उसमें भी इस तरह होता था, पर विद टाइम पास इस तरह हुआ तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई है।
और अभी लिंक लिस्ट वगैरह और उन ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है ना, इनकी थोड़ी सी समझ नहीं आती। दी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप फिर इसी तरह लाइक उनका पहले समझ लें, उसकी वीडियो से देख लें कि वो ड्राई रन कैसे करते हैं, और फिर उसको कोड में इम्प्लीमेंट करना सीखें। जिस तरह मतलब आपका प्रीवियस जो है वो स्ट्रक्चर रहा है, 70 आपने किया है, तो इनशाला आपको वो भी समझ आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ना, जब प्रेजेंटेशन होती है या कुछ ऐसा होता है कि ना आपने 20 मिनट तक बोलना है या 10 मिनट तक बोलना है, मैं उतना बोल नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई टिप या एडवाइस? आप इस तरह करें कि स्लाइड के ऊपर कंटेंट जो है वो एक दफा ही सारा कंटेंट एक स्लाइड के ऊपर डाल देंगे, तो फिर आपके पास बोलने के लिए आगे जो है ना रेस्ट ऑफ द मिनट्स जो है आप ब्लैंक रहेंगे। तो उसके लिए यही है कि आप एक स्लाइड के अंदर एक आइडिया दें, और अगला जो बुलेट पॉइंट है वो अगली स्लाइड में दें, ताकि आपके पास स्लाइड का जो आप जल्दी जल्दी मूव करेंगे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ, तो आप उसको 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती जाएंगी। आप एक स्लाइड पे 3 लाइन बोलेंगे, फिर अगली स्लाइड पे 5 लाइन्स बोलेंगे, तो कंटेंट जो है वो आपका 1 घंटे तक चला जाएगा। इसके अलावा आप विजुअल्स ऐड करें और डायग्राम्स ऐड करें। इस तरह से भी आपका जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए कंटेंट बढ़ेगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे कि जिस तरह आप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में थे, फिर किस तरह आप जो अभी ये नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी में तब का सफ़र जो है आपका, थोड़ा सा काइंडली। भी आप किस बारे में, एडमिशन के बारे में पूछना है आपने या मैम, स्टडीज के जिस बारे तरह किस तरह एडमिशन हुआ या आप किस तरह आपने प्रिपेयर किया, और में? आप अप्लाई करें और आपका एडमिशन अगर वहाँ हुआ तो हो जाएगा। बस यही है, एप्लीकेशन जितनी फिल करेंगे उतना चांसेस इंक्रीज होंगे। यूनिवर्सिटीज आपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से चूज करें, और प्रोफेसर जो है वो आपका मैटर करता है कि आपकी प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू में उसने किस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस था उसका, तो फिर आपको हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपकी सीवी में है उसको आप थोड़ा सा अलाइन कर लें प्रोफेसर जो आजकल रिसर्च कर रहे हैं, तो आप फिर इंटरव्यू में आप थोड़ा सा पॉजिटिव उनका प्रश्न होता है, लाइक आप रिसर्च की जो मेन फील्ड्स हैं उसमें देखें कि AIML में आपने अगर रिसर्च का एक प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है इससे प्रोफेसर की रिसर्च से रिलेटेड, तो उसको फिर अच्छा लगता है कि आपने पहले से उसका काम किया हुआ है।
और यहाँ पे स्टडीज के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टडीज हैं इसमें डिफिकल्टी शुरू में होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में क्विज़ असाइनमेंट्स होती हैं, इस तरह यहाँ पे भी क्विज़ असाइनमेंट्स उसी तरह भी हर वीक आपको असाइनमेंट और क्विज मिलता है। क्विज जो है वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे कि वो क्विज़ रखता है या नहीं रखता है। कुछ प्रोफेसर जो है क्विज़ नहीं रखते और कुछ रखते हैं। और पे एग्जाम होता है, आपके 3 एग्जाम भी होते हैं, मिड, फाइनल और पहला जो होता है। और कुछ जो है वो एक ही एग्जाम रखते हैं, फाइनल। और मार्किंग जो है थोड़ी सी, वो ग्रेडिंग जो है वो खुद नहीं करते, तो एक ग्रेडर या ट्यूटर जो होता है उस कोर्स का, तो वो ट्यूटर जो है वो आपको ग्रेड देता है।